दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में आए हैं लंबे समय बाद, तब से अपने इस दूसरे कार्यकाल में वो लगातार चर्चा में हैं और उनके बयान, उनके फैसले पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन मैं आज उनके ऐसे किसी कदम या ऐसे किसी महत्वपूर्ण पहल की बात नहीं मैं करने जा रहा हूं जो यूक्रेन वार को कैसे खत्म कराने की कोशिश हो रही है, जो एक पॉजिटिव खबर है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम इस पर भी नहीं जाएंगे कि जो यूएस एड की फंडिंग को लेकर भारत और दुनिया के कई मुल्कों में जो चर्चा चल रही है उस पर भी नहीं जाएंगे। हम इस विषय पर वैसे भी यूएस एड पर एक बना चुके हैं वीडियो, बल्कि 2 बना चुके हैं। आज हम एक बहुत ही अलग विषय को ले रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के 2 जो बड़े योजनाकार हैं, जो उनके बहुत ही निकटस्थ लोग हैं, कैसे वो आपस में किस मुद्दे पर लड़ गए हैं, और वो हैं एलन मस्क। और एलन मस्क के साथ अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं काश पटेल। ये दोनों एक बिल्कुल आमने सामने हैं। अब ये नूरा कुश्ती है या ये वाकई ये भिड़ंत है, इसका पटाक्षेप कुछ दिनों के बाद होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एलन मस्क ने जो उनको विभाग मिला हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है कि इफिशियंसी मंत्रालयों की कैसे वो बढ़ाएं। डीओजीई उसका नाम है, यस, डीओजीई। और ये इफिशियंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, जिसमें छंटनी है कर्मचारियों की, उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाना है, वगैरह वगैरह। तो ये जो उन्होंने एक मेल सबको कर दिया कि भाई आप अपने कामकाज की एक रिपोर्ट पेश करें, 5 पॉइंटेड एक रिपोर्ट आप पेश करें कि इस सप्ताह आपने क्या क्या किया है। तो इस पर तहलका मच गया पूरे अमेरिकी जो विभाग हैं सरकारी, कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट तो मांगी नहीं गई कभी। और फिर यह भी तय था कि इसके आधार पर छंटनी वगैरह के कार्यक्रम जो हो रहे हैं या होंगे, आगे अमली जामा पहनाया जाएगा, उसको मद्देनजर रखा जाएगा। इस रिपोर्ट में अनिवार्य कर दिया गया कि ये आपको करना ही है। लेकिन काश पटेल अभी हाल ही में वो टेक ओवर किए हैं एफबीआई के निदेशक के तौर पे, वो डायरेक्टर, चीफ, सुप्रीमो, जो भी आप कह लीजिए। तो वो जनाब जो भारतवंशी हैं, हालांकि उनकी पैदाइश भारत में नहीं हुई है, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं, उनके पिता माता, वो यहां से गए हैं, आई थिंक युगांडा से होते हुए आए हैं वहां। तो काश पटेल ने साफ शब्दों में अपने विभाग यानी एफबीआई के जो हजारों कर्मचारी अधिकारी हैं उनको साफ तौर पे आदेश दे दिया कि आप एलन मस्क के इस आदेश को नजरअंदाज करें। एक विभाग का प्रमुख दूसरे विभाग के प्रमुख के आदेशों को नजरअंदाज करने की बात कर रहा है। यह है अमेरिकन डेमोक्रेसी। अद्भुत घटना है। तो आखिर इसको किस रूप में लिया जाए और कैसे हमारे मुल्क के लिए इससे क्या सबक मिलता है, क्या कोई इसकी रिलेवेंस है? मैं इस अराजकता के पक्ष में नहीं हूं कि एक विभाग का प्रमुख दूसरे विभाग के प्रमुख को काटे। लेकिन मैंने ये 2 व्यक्तियों का उदाहरण इसलिए दिया कि आजकल काश पटेल बड़े चर्चा में हैं क्योंकि वो भारतवंशी हैं। तो भारत के लोग सीना फुलाए हुए हैं कि वाह, हमारे वंश का, हमारे भारत वंश का एक व्यक्ति जो है इस समय एफबीआई का चीफ बन गया। पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर एक एजेंसी जो अमेरिका की है, उसका चीफ बन गया। तो ये जो एफबीआई के चीफ बनने की कहानी है वो भारत में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, और वो भी गुजरात से उनका नाता है, ऐसा माना जाता है। और एलन मस्क इसलिए चर्चा में रहते हैं क्योंकि आप जानते ही हैं वो तो एक्स के चीफ हैं, ट्विटर के चीफ हैं, तमाम कंपनियों के चीफ हैं, दुनिया के बहुत जो धनाढ्य लोग हैं उनमें शुमार हैं, और न जाने क्या क्या उनके पास है। अभी भारत में भी उनकी गाड़ियां आने वाली हैं, बहुत सारे अन्य मसलों पे भी उनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये इसलिए भी चर्चा में है। भारत का हर नौजवान जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो भी उनको जानता है। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक रोमांच या दिलचस्प या कोई मजाकिया स्टोरी नहीं है। आप सोचिए कि भारत की डेमोक्रेसी के लिए इससे क्या सबक मिलता है। दोस्तों, एफबीआई के जो चीफ बने हैं काश पटेल, वो केवल नॉमिनेटेड नहीं है डोनाल्ड ट्रंप यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको नॉमिनेट कर दिया और वो चीफ बन गए।
जैसे अपने आप प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं किसी को, मंत्री बन जाता है, वो प्रेसिडेंट से एंडोर्समेंट आ जाता है, शपथ ग्रहण करता है। लेकिन या इलेक्शन कमीशन फॉर दैट मैटर, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे, या जो कमिश्नर्स होते हैं, या सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं, उनकी भी नियुक्तियां ऐसे ही होती हैं। हालांकि उसमें विपक्ष के एक व्यक्ति को शामिल किया जाता है। जैसे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में जब नियुक्ति हुई, और एक और जोशी साहब को जो नियुक्त किया गया इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, उसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे एलओपी के रूप में। हालांकि उन्होंने अपना डिसेंटिंग नोट दिया और कहा कि मैं असहमत नहीं हुई इस प्रक्रिया से, और फिर वो बाहर चले आए थे। लेकिन कैसे जो अमेरिका में नियुक्तियां होती हैं इस तरह के पदों पर, वो कैसे की जाती है, हम उस डेमोक्रेसी को अपने आइडियल के रूप में लेते हैं बहुत सारे लोग। इंग्लैंड की डेमोक्रेसी को, और अमेरिका की डेमोक्रेसी को, फ्रांस की डेमोक्रेसी को, बहुत सारे मुल्कों की डेमोक्रेसी को हम कहते हैं कि बड़ा शानदार है, डेनमार्क की है। लेकिन आप देखिए, जो ताकत काश पटेल ने हासिल की है कि वो एलन मस्क जैसे ताकतवर आदमी के आदेश को नजरअंदाज करने की बात कह रहे हैं अपने कर्मचारियों अधिकारियों से, वो किस बिना पर, किस ताकत के बल पर? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तो दोनों लोग हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनेशन के बाद भी काश पटेल की जो नियुक्ति फॉर्मलाइज हुई, वो सीनेट की सहमति से। ध्यान रखिएगा, जो अमेरिकन सीनेट है उसने अगर उनको इंडोर्स नहीं किया होता, उनके नॉमिनेशन की पुष्टि नहीं की होती, तो काश पटेल एफबीआई के चीफ नहीं बन पाते। ये अमेरिकन सीनेट, और वहां भी बहुत कम बहुमत उनको मिला, यानी आई थिंक उनको मिला 51 और 47 का मतदान हुआ। यानी 51 लोग काश पटेल के पक्ष में थे, 47 लोग उनके विपक्ष में थे कि उनको नहीं बनाया जाना चाहिए। और तब वो भी जब 2 रिपब्लिकन जो एमपी थे, सीनेटर, वो उन्होंने अपनी पार्टी के इंडोर्समेंट के का स्टैंड जो है उसको नजरअंदाज किया। यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो नॉमिनी काश पटेल है उनको वोट नहीं किया, फिर भी वो जीत गए और उनको उनकी संपुष्टि हो गई उनकी नियुक्ति की, और इस तरह से वो चीफ बन गए एफबीआई के। एफबीआई बहुत ताकतवर संस्था है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसके बाद चूंकि उनको पार्लियामेंट या सीनेट या इस तरह की एक संस्था जो है उसका संपुष्टि हो चुकी है, इसलिए उनके पास ताकत है कि वो नजरअंदाज करने का आह्वान कर सकें एलन मस्क के आदेश को। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भारत का है, उसके लिए भी भारत में, जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए, पूरी डेमोक्रेसी के लिए, उसके लिए भी ऐसा कोई प्रावधान अपने भारत में नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता तीनों नियुक्त करते हैं, उसकी नियुक्ति की सलाह देते हैं, राष्ट्रपति के यहां से नोटिफिकेशन आता है। अब सोचिए कि 2 अगर मंत्री, प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री, तो इसका मतलब कि सरकार जिसको चाहे उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है, और बना चुकी है और बना रही है। लेकिन इसके लिए उसकी जवाबदेही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फिर किसके लिए होगी? अब आप सोच सकते हैं। आदर्श तो यही कहता है, अपेक्षा तो यही की जाती है कि चुनाव आयोग के जो चीफ हैं, चुनाव आयोग के जो कमिश्नर्स हैं, उनकी जवाबदेही इस लोकतांत्रिक गणराज्य के आवाम के प्रति होगी, संविधान के प्रति होगी। लेकिन कैसे हो, सवाल इस बात का है। ये दोस्तों, इसी बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डिबेट हुई थी, और उसमें यह कहा गया था, शिवबन लाल सक्सेना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर, केटी शाह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सबके सामने यह बात रखी कि भारत के निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति की जाए, ठीक है, राष्ट्रपति करें, लेकिन ये आर्टिकल 324 जो पहले 289 थी, उसकी जो नियुक्ति है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से उसका इंडोर्समेंट हो 2/3 मेजॉरिटी से। दिस वाज द प्रपोजल एंड सजेशन मेड बाय शिवबन लाल सक्सेना, who is the member of Constituent Assembly of India.
और उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं हुआ तो चुनाव आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र भूमिका नहीं निभा पाएगा। आप खोल कर देख लीजिए भारत की संविधान सभा की वो महान डिबेट, उसमें ये कहा उन्होंने, लोगों ने सहमति जताई उनसे बड़े पैमाने पर, लेकिन फिर भी उनको बहुमत का समर्थन इसलिए नहीं मिला कि लोगों ने ये कहा, आर्गुमेंट दिया कि भाई भारत में जो भावी लोकसभा बनेगी, भारत राज्यसभा बनेगी, उसको भी तो मौका दीजिए, सब आप संविधान सभा में हर टेक्निकल मसला क्यों डिसाइड कर लेंगे। तो उन्होंने फ्यूचर पर छोड़ दिया, और फ्यूचर पर छोड़ दिया तो उसकी स्थिति यह है कि आज सरकार के दो बड़े ओहदेदार ही चुन लेते हैं कि कौन बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कौन बनेगा इलेक्शन कमिश्नर। तो यह स्थिति है, और यही कारण है कि भारत के चुनाव आयोग की आज जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी विश्वसनीयता है, वो बहुत बुरी स्थिति में है। राजीव कुमार के दौर की भी देख लीजिए, और जो नए चीफ बने हैं अभी से, उनके बारे में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारे सवालात उभर रहे हैं। बहरहाल हम वेट करें कि वो कैसा काम करते हैं। अभी तो चुनाव होना बाकी है, बिहार में चुनाव होगा इस साल के आखिर में। लेकिन ये जो सवाल उठा दिया है कि एक तरफ FBI का चीफ, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का चीफ भी जो है अमेरिका में, वो बगैर सीनेट के इंडोर्समेंट के नहीं हो सकता, लेकिन भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CBI चीफ, और जिसका भी नाम ले लीजिए, ED का चीफ, IB का चीफ, इन तमाम जो बड़े एजेंसियां हैं, इनके जो चीफ हैं, उनकी नियुक्ति सरकार चाहे तो कर सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी सरकार की उसमें हो जाती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया था 2023 के 2 मार्च को कि जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाए, एक अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। एक बहुत ही बढ़िया प्रपोजल था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन भारत सरकार ने कुछ ही महीने बाद, उसी साल, उसको पलट दिया, और जो कानून बनाया पार्लियामेंट में, उसमें चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया कमेटी से। अब उस कमेटी में कौन है? PM गृह मंत्री और LOP माइनॉरिटी में, और सरकार की तरफ से 2 मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मेजॉरिटी में। यह हो गया। ADR ने इस पर मुकदमा किया है, याचिका उसकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को 19 को सुनना था, नहीं हो पाया। अब पता चला कि बाद में रख दिया गया है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि भारत एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जहां पर पार्लियामेंट से इंडोर्समेंट का जो प्रावधान है, संपुष्टि का प्रावधान है, वो नहीं है इलेक्शन कमीशन में। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, अमेरिका में सीनेट की सलाह और सहमति और संपुष्टि से ही वहां के प्रेसिडेंट चुनाव आयुक्तों को नियुक्त कर सकते हैं। अमेरिका में, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में सीनेट की सलाह, सहमति और संपुष्टि, इंडोर्समेंट, राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों को नियुक्त कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका जैसे मुल्क में, जहां की डेमोक्रेसी हमारी डेमोक्रेसी के मुकाबले कमजोर मानी जाती है, दक्षिण अफ्रीका में नेशनल असेंबली की सिफारिश, सहमति से ही राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं चुनाव आयोग के आयुक्तों को। ये दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूं। ब्राजील में फेडरल सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करता है, सरकार नहीं, फेडरल सुप्रीम कोर्ट वहां क्या नियुक्त करता है इलेक्शन कमिश्नर्स को। यूके में, यानी इंग्लैंड में, इलेक्टोरल कमीशन, जिसमें विभिन्न दलों की नुमाइंदगी होती है, उसके मशवरे पर स्पीकर की कमेटी नियुक्त करती है कमिश्नर्स को, इलेक्शन कमीशन के। नेपाल, अपना पड़ोसी जो हिंदू राष्ट्र था, अब लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया है, वहां पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संविधान काउंसिल की सिफारिश और संसदीय संपुष्टि के बाद नियुक्ति प्रभावी होती है। अब आप सुन लीजिए। तो भाई साहब, भारत में क्यों ऐसा नहीं है? कहां से आएगी वो ताकत जो काश पटेल ने अपने बयान में दिखाई है कि भाई तू इंटरवीन कर रहे हो दूसरे महकमों में, डोंट डू इट, दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। और एलन मस्क को उसने जवाब दे दिया है। तो ये जो जवाबदेही है, ये जो ताकत है लोकतंत्र की, वो तो तभी होगी जब आप कहीं से संपुष्ट होंगे, कहीं से आप पार्लियामेंट्री एक इंडोर्समेंट होगा, जनता का आपको इंडोर्समेंट होगा, सिर्फ सरकार के कुछ ओहदेदारों का नहीं।
इसलिए भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में जो सवाल उठे हैं दोस्तों, वो इतने जेन्युइन हैं और वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आज एलन मस्क और काश पटेल की कहानी से यह बात शुरू की, लेकिन उसका समापन हम भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया के को लेकर कर रहे हैं कि ये इंडोर्समेंट जब तक पार्लियामेंट से नहीं होगा, पार्लियामेंट से जब तक नियुक्तियां प्रमाणित नहीं होंगी, तब तक इसको नहीं होना चाहिए। और आज हमें जरूर याद करना चाहिए उस महान शिवबल्लाल सक्सेना को, जिन्होंने भांप लिया था कि भविष्य में ऐसी समस्या पैदा हो सकती है कि राज्यसभा लोकसभा दोनों से 2/3 मेजॉरिटी देने की बात उन्होंने की थी कि 2/3 मेजॉरिटी जिसको मिले उसी को नियुक्त किया जाए। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।